साइनाइड मोहन, जो कभी एक सामान्य स्कूल टीचर हुआ करता था, मगर आज लोग इसे भारत के सबसे खतरनाक सीरियल किलर के नाम से जानते हैं। साइनाइड मोहन के ऊपर आज दर्जनों लड़कियों की हत्या का केस दर्ज है। एक समय पूरे कर्नाटक में मोहन के खौफ से लड़कियां घर से बाहर निकलने से डरने लगी थी। अब सवाल ये आता है कि आखिर क्यों एक स्कूल टीचर सीरियल किलर बन गया और इसके नाम के पहले साइनाइड क्यों लग गया? आखिर कैसे ये लड़कियों को गायब करके मार देता था? ये पुलिस के कब्जे में कैसे आया और आज ये कहां और किस स्थिति में है? तो आइए जानते हैं सब कुछ डिटेल में। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते। ये आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे हमारी काफी मदद होती है। ये बात है साल 2009 की, जब साइनाइड मोहन का नाम पुलिस की नजर में आया था। दरअसल 17 जून 2009 को कर्नाटक के बंदवाल तालुका के बारीमड़ गांव में रहने वाली अनीता मुल्ला नाम की एक 22 साल की लड़की अचानक अपने घर से गायब हो जाती है। अनीता के गायब होने के बाद इसके परिवार और गांव वाले 2 दिनों तक अनीता को ढूंढने के लिए सारा शहर छान मारते हैं। इसके बावजूद अनीता का कोई अता पता नहीं चलता है। अनीता के गायब होने की खबर पूरे शहर में फैल जाती है और सबको ये लगता है कि किसी लड़के से प्यार के चक्कर में अनीता भाग गई है। और उन दिनों ये गांव सांप्रदायिक का केंद्र बना हुआ था। इस कारण बहुत सारे धार्मिक संगठन सड़कों पर उतर आते हैं और प्रशासन पर जल्द से जल्द लड़की को ढूंढने का दबाव बनाने लगते हैं। उस समय उस क्षेत्र के सर्किल इंस्पेक्टर नंजुंडे गोरा थे। उन्होंने इस मामले को डीपली समझा और अनीता को ढूंढने के लिए एक हाई लेवल की टीम बनाते हैं। और फिर पुलिस वालों की कई टीम अनीता को ढूंढने के लिए अलग अलग एरिया में निकल जाते हैं। और इस सर्च ऑपरेशन के दौरान अनीता के गांव से 160 किलोमीटर दूर हस्टल शहर के इंटरसिटी बस स्टैंड के लेडीज टॉयलेट से अनीता का शव बरामद होता है। अनीता के बॉडी पर किसी तरह के चोट का निशान नहीं था, लेकिन उसके मुंह से झाग निकल रहा था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो अनीता ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली हो। और फिर उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, जिसके बाद अनीता के बॉडी से साइनाइड पाया जाता है। अब सवाल ये आता है कि अनीता को अगर सुसाइड ही करना था तो अपने गांव से 160 किलोमीटर दूर एक पब्लिक टॉयलेट में क्यों? अब इस बात का पता लगाने के लिए पुलिस इस केस को डीपली छानबीन करने की फैसला करते हैं। और सबसे पहले पुलिस ने अनीता की मोबाइल और उसके घर की लैंडलाइन के कॉल्स डिटेल को खंगालना शुरू कर देते हैं। जांच के बाद पुलिस को अनीता के सेलफोन से एक नंबर मिलता है, जिससे अनीता को काफी कॉल्स किए गए थे। और यह नंबर अनीता के गांव से कुछ दूरी पर स्थित मतिकेरी गांव में श्रीधर नाम के एक व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड था। अब पुलिस ये पता लगाने में जुट जाते हैं कि अनीता की मौत से श्रीधर का कोई कनेक्शन है या नहीं। और पुलिस श्रीधर के घर पर जाते हैं और पुलिस को श्रीधर ये पुष्टि करता है कि यह सिम कार्ड उसकी बहन कावेरी यूज करती है। और हैरान कर देने वाली एक और खबर जो श्रीधर ने बताई, उसने बताया कि कावेरी 17 मार्च 2009 से ही अपने घर से गायब थी। अब पुलिस वाले कावेरी के गायब होने की भी छानबीन करने लग जाते हैं और कावेरी द्वारा यूज किए गए पर्सनल मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स निकाली जाती है। और इस सर्च ऑपरेशन में ये सामने आता है कि कावेरी को 2 अननोन नंबर से काफी कॉल्स आते थे और अक्सर उन पर काफी समय तक बातें भी होती थी। जब पुलिस उन दोनों नंबर का डिटेल्स निकलवाती है तो पता चलता है कि एक नंबर पुदूर गांव की रहने वाली विनुथा नाम की एक महिला का है, जबकि दूसरा नंबर कसरागोट गांव की रहने वाली पुष्पा का है। हैरान कर देने वाली बात तो तब सामने आई जब पुलिस वाले उन दोनों के घर छानबीन के लिए गए। उसके घर पहुंचने के बाद पुलिस वालों को ये पता चला कि वो दोनों लड़कियां भी अलग अलग समय में अपने घर से गायब हो चुकी थी। अब पुलिस विनुथा और पुष्पा के मोबाइल को अपने अंडर में लेकर उनके कॉल डिटेल्स की जांच करती है तो ये पता चलता है कि इन दोनों के नंबर्स पर आखिरी कॉल एक अनजान नंबर से किया गया था। अब पुलिस वाले जब इस नंबर की जांच करते हैं और ये नंबर जिसके नाम पर रजिस्टर्ड है उसके घर जाते हैं तो पता लगता है वहां से भी एक लड़की पहले से ही गायब है। और इस तरह एक के बाद एक करीब 20 मोबाइल नंबर्स मिलते हैं, जिसकी जांच की जाती है और जांच के बाद पता चलता है कि वो सभी 20 लड़कियां भी गायब है। इस बात पर पुलिस ये तो श्योर हो जाते हैं कि कोई एक ही आदमी है जो ये सारा कांड रच रहा है। पुलिस वाले ये समझ चुके थे कि वो एक लड़की को मारता है, फिर उसी के नंबर से वो किसी दूसरी लड़की को कॉल करके अपना निशाना बनाता है। मगर ये सब कर कौन रहा था, पुलिस अब भी इस बात से अनजान थी। अब पुलिस इस सीरियल किलर की तलाश में जुट जाते हैं। पहले तो उन्हें ये लगता है कि कोई मानव तस्कर गैंग है जो मासूम लड़कियों को बहला फुसलाकर ये सारा कांड कर रहा है। पुलिस शुरुआत में इस डाउट के अकॉर्डिंग जांच करती है, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी पुलिस को लड़कियों की तस्करी या किडनैपिंग के सबूत नहीं मिलते हैं। पुलिस इस जांच में लगी ही हुई थी कि एक फॉरेंसिक रिपोर्ट से पुलिस के हाथ एक बड़ा सबूत हासिल होता है। रिपोर्ट से ये पता चलता है कि अब तक जो भी 20 लड़कियां गायब हुई है उस सभी के सिम कार्ड्स का यूज जिस मोबाइल फोन में हुआ था उस सभी का IMEI नंबर सेम था। यानी कोई एक ही व्यक्ति था जो इन सभी लड़कियों की हत्या कर रहा था। अब पुलिस उस IMEI के थ्रू उस मोबाइल के ऑनर का पता लगाने में लग जाते हैं। पुलिस वालों को जल्द ही इसमें कामयाबी भी मिलती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पता चलता है कि जिस मोबाइल फोन में गायब हुई लड़कियों का सिम कार्ड से यूज हुआ था वो फोन कर्नाटका के मैंगलोर के दूर के डेराला कट्टे गांव में इस्तेमाल हो रहा था। पुलिस वाले पता करते हुए डेराला कट्टे गांव तक पहुंच जाते हैं। किसी तरह पूछते हुए पुलिस वाले उस ऑनर के घर तक भी पहुंच जाते हैं जहां उस फोन का यूज हो रहा था। पूछताछ करने के बाद जो मोबाइल का ऑनर था उसे हिरासत में ले लिया जाता है और उस मोबाइल के ऑनर यानी जिसे हिरासत में लिया गया था उसका नाम पुरुषा था। जब पुरुषा से इंक्वायरी की जाती है तो वो बताता है कि ये मोबाइल उसका जरूर था, लेकिन अब वह ये मोबाइल यूज नहीं कर रहा था।
उसने बताया कि कुछ समय पहले यह मोबाइल उसने अपने भतीजे को दे दिया था। जब पुलिस ने उसके भतीजे के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसका भतीजा एक स्कूल टीचर है और उसका नाम मोहन कुमार है। अब पुलिस वाले मोहन कुमार की कुंडली खंगालने में लग जाते हैं। मोहन का जन्म 6 अप्रैल 1963 को कर्नाटक की एक बेहद ही गरीब परिवार में हुआ था। परिवार में मोहन के अलावा उसके 2 भाई और एक बहन भी थी और उसके माता पिता दिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम किया करते थे। माता पिता मजदूरी जरूर किया करते थे, लेकिन उनके सभी बच्चे पढ़ने में अच्छे थे और पढ़ाई के बाद सभी नौकरी कर रहे थे। मोहन कुमार भी हाई स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद बीए की डिग्री उपी नगरी फर्स्ट ग्रेड कॉलेज से हासिल करता है। पढ़ाई पूरी करने के बाद मोहन कुमार को नवंबर 1984 में गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है और एज अ टीचर उसकी पहली पोस्टिंग शिरडी प्राइमरी स्कूल में होती है। नौकरी के दौरान ही उसकी शादी मैरी नाम की एक लड़की से हो जाती है, मगर ये शादी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाती है और फिर मोहन की दूसरी शादी मंजुला नाम की एक लड़की से हो जाती है और इससे इनके 2 बच्चे भी थे। मोहन के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी करने के बाद पुलिस मोहन को पकड़ने के लिए प्लान बनाने में लग जाती है। पुलिस वाले ये समझ चुके थे कि जिसने 20 लड़कियों की हत्या की है उसे पकड़ना इतना आसान नहीं होगा। अब पुलिस मोहन को उसी के प्लान से उसे पकड़ने के लिए प्लान बनाते हैं। जब अनीता गायब हुई थी और पुलिस अनीता को ढूंढने में लगी थी, उस वक्त अनीता के घर से कुछ दूरी पर रहने वाली सुमित्रा नाम की एक महिला टेलर पुलिस वालों को ये बताती है कि उसने अनीता को आखिरी बार एक पुरुष के साथ बस स्टैंड पर देखा था और उसने ये बताया कि अगर वो दोबारा उस पुरुष को देखेगी तो वो उसे पहचान जाएगी। जब इस केस में मोहन का नाम आया तो पुलिस ने सुमित्रा को मोहन का फोटो दिखाया। फोटो देखते ही सुमित्रा मोहन को पहचान लेती है। इतना ही नहीं, सुमित्रा पुलिस वाले को यह भी बताती है कि 2005 के करीब मोहन ने उसके सामने भी शादी का प्रस्ताव रखा था और खुद को एक सरकारी ऑफिसर बताया था और ये बात पुलिस वालों के लिए अच्छे मौके का इशारा करती है। अब पुलिस वाले दिमाग लगाते हैं और मोहन को सुमित्रा के नंबर से कॉल करवाते हैं। सुमित्रा मोहन से कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ और मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। शुरू में तो मोहन सुमित्रा की बातों में नहीं आता है, लेकिन जब सुमित्रा मोहन को पूरा यकीन दिलवा देती है तो मोहन सुमित्रा से मिलने के लिए रेडी हो जाता है। फिर वो सुमित्रा के बताए समय पर पास के बस स्टैंड पर सुमित्रा से मिलने के लिए आ जाता है। जबकि यह पुलिस का ही प्लान था, इसलिए वो चारों तरफ मोहन के आने का वेट कर रहे थे और मोहन के आते ही उसे पकड़ लेते हैं। और अब शुरुआत होती है मोहन से इंक्वायरी की, जिसमें वो सारी हत्याएं कबूल कर लेता है। मोहन बताता है वो ऐसी लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था जिसकी उम्र ज्यादा हो चुकी थी और जिसकी शादी नहीं हो रही थी। फिर उन लड़कियों से वो अलग अलग नाम से बातें किया करता था। पहले वो उन सबसे दोस्ती किया करता था, फिर लड़कियों को मुफ्त में शादी का सपना दिखाता था। लड़कियां शादी से इनकार ना कर दे, इसलिए बातों ही बातों में वो उनसे उनकी कास्ट पूछ लिया करता और फिर खुद को भी उसी जाति का बताता था और खुद को लड़कियों के सामने बड़ा गवर्नमेंट ऑफिसर भी बताता था और साथ ही खुद को दहेज विरोधी भी बताता था। इतना कुछ कहने के बाद लड़कियां उसके झांसे में बड़ी आसानी से आ जाती थी। मोहन बताता है कि जब लड़कियां पूरी तरह उसके जाल में फंस जाती तो उस लड़की को उसके घर की पूरी ज्वेलरी लेकर पास के बस स्टैंड पर बुलाता था और फिर वो उस लड़की को लेकर उसके गांव से करीब 100 से 200 किलोमीटर दूर किसी होटल में ले जाकर रखता और पूरी रात वो उसके साथ सेक्स करता था और सुबह मंदिर में शादी करने के बहाने से सारा लगेज उस होटल में छोड़ वो पास के बस स्टैंड पर लड़की को लेकर आ जाता था। मोहन बताता है कि बस पर चढ़ने से पहले वो उस लड़की को कहता है कि पिछली रात हम फिजिकल हुए हैं, अगर प्रेगनेंसी हो गई तो समस्या हो सकती है, और वह एक टैबलेट जिसे गर्भ निरोधक बताता था लड़की को देता और कहता कि इसे टॉयलेट में जाकर ले लो। लड़कियों की इस क्वेश्चन पर कि टॉयलेट में क्यों, इसे तो हम कहीं भी ले सकते हैं, तो वह बताता है कि टैबलेट लेने के तुरंत बाद तुम्हें पेशाब करने की ज्यादा इच्छा होगी। इतना सुनने पर लड़कियां उसके झांसे में आ जाती और टॉयलेट में जाकर वो टैबलेट ले लेती थी और जबकि वो टैबलेट गर्भ निरोधक नहीं बल्कि साइनाइड की टैबलेट थी, जिसे खाते ही लड़कियां बाथरूम में ही तड़प कर मर जाती थी। जिसके बाद मोहन होटल जाता और ज्वेलरी लेकर लापता हो जाता था और फिर अपने अगले टारगेट की तलाश में लग जाता था। अक्सर लड़कियों को दूर ले जाकर मारने की वजह से जब लोकल पुलिस को बाथरूम में या अनजान जगह पर एक लड़की की लाश मिलती तो उसे कब्जे में लेकर एक सामान्य सुसाइड केस दर्ज किया जाता और जब कोई उस लड़की की लाश लेने नहीं आता या कोई मिसिंग रिपोर्ट दर्ज नहीं होती थी तो लावारिस लाश समझकर उसका दाह संस्कार कर दिया जाता था। इंक्वायरी में ये भी पता चलता है कि सबसे छुपकर मोहन ने तीसरी शादी भी की थी जिसका नाम श्री देवी था। मोहन की अरेस्टिंग के बाद उसकी तीसरी पत्नी के घर से अधिक मात्रा में साइनाइड पाउडर भी मिलता है और साथ ही वो सारे ज्वेलरी भी मिलते हैं जो मोहन ने लड़कियों से लाने को कहा था। जब पुलिस की इंक्वायरी में मोहन से पूछा गया कि इतनी अधिक मात्रा में उसके पास साइनाइड का पाउडर कहां से आता था तो मोहन ने बताया कि उसे उसके दोस्त द्वारा पता चला कि साइनाइड का यूज गोल्ड की ज्वेलरी को साफ करने में किया जाता है और मोहन मार्केट में खुद को एक गोल्ड का बिजनेसमैन बनाता है और सोने को साफ करने के बहाने से साइनाइड खरीद कर लाता है। घर से बड़ी मात्रा में साइनाइड के होने और लड़कियों को मारने में साइनाइड का यूज करने के कारण न्यूज़पेपर में मोहन का नाम साइनाइड मोहन लिखा जाने लगा और फिर ये साइनाइड मोहन के नाम से मशहूर हो गया। अरेस्टिंग के बाद साल 2009 में अनीता समेत कई लड़कियों की हत्या के आरोप में दोषी पाकर एक स्थानीय अदालत में सुनवाई होती है
और 2013 में मोहन को फांसी की सजा सुनाई जाती है और फिर 2017 में कर्नाटक हाई कोर्ट में मिली मौत की सजा को बदलकर उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक मोहन ने करीब 20 लड़कियों की बेरहमी से हत्या की है। मोहन फिलहाल अभी इंदलगा के बेलगावी सेंट्रल जेल में अपनी सजा काट रहा है। लेकिन मोहन को जो ये सजा मिली, क्या इतना काफी था? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं।